सोचो आप एक ऐसी बैंक को लूटने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। हर कोने पर कैमरे हैं, हर नोट का रिकॉर्ड सरकार के पास है और हर गलती आपको सीधे मौत या जेल तक पहुंचा सकती है। फिर भी कुछ लोगों ने यह नामुमकिन काम करने की हिम्मत की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके अपने ही ग्रुप में एक ऐसा आदमी मौजूद है जो आखिर में सबको धोखा देने वाला है। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जो पहली बार अपनी होने वाले ससुर से मिलने गया था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका होने वाला ससुर कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक खतरनाक गैंगस्टर बॉस है। उसकी लंबी चौड़ी बॉडी और हाथों पर बने टैटू देखकर लड़का पहले ही घबरा गया था। कुछ देर बाद ससुर उसे अकेले कमरे में ले गया। जैसे ही लड़का अंदर पहुंचा वह हैरान रह गया। पूरा कमरा हट्टे कट्टे और खतरनाक दिखने वाले आदमियों से भरा हुआ था। सभी लोग उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे किसी भी पल उस पर टूट पड़ेंगे। तभी ससुर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत आवाज में कहा, पिछले 16 सालों से मैं अपनी बेटी की रक्षा कर रहा हूँ। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से कभी भी तकलीफ हुई तो अपनी बाकी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताने के लिए तैयार रहना। लड़का डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके जाने के बाद कमरे का माहौल अचानक बदल गया। जो लोग अभी तक खामोश बैठे थे वे अब हंसने और बातें करने लगे। दरअसल वे वहाँ लड़के को डराने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए थे। उनका अगला निशाना था दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले फेडरल रिजर्व बैंक को लूटना। ये कहानी लॉस एंजलिस की है, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया की बैंक रॉबरी कैपिटल कहा जाता है। यहाँ हर साल 2000 से ज्यादा बैंक डकैती की घटनाएं होती हैं, यानी औसतन हर दिन लगभग 6 बैंक लूटे जाते हैं। उसी दौरान एक आर्मर्ड कैश ट्रांसपोर्ट गाड़ी एक स्टोर के सामने आकर रुकी। 2 कैश हैंडलर गाड़ी से उतरे और सामान लेने के लिए अंदर चले गए, लेकिन तभी अचानक 2 कारें तेजी से वहां आकर रुकी। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पूरी कैश वैन को चारों तरफ से घेर लिया। लुटेरों ने ड्राइवर से कहा कि उन्हें गाड़ी और पैसा दोनों चाहिए। अंदर मौजूद कर्मचारियों को खतरे का एहसास हो चुका था। उन्होंने तुरंत अलार्म दबाया और पुलिस को सूचना भेज दी। तभी एक हथियारबंद लुटेरा गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने धमकी दी कि उनकी बंदूकों में बेहद ताकतवर गोलियां भरी हुई हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठे गार्ड और कर्मचारी झुकने को तैयार नहीं थे। उनकी जिद देखकर लुटेरों ने जबरदस्ती कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने एक भारी ड्रिल मशीन निकाली और खिड़की तोड़ दी। इसके बाद उन्होंने विंडशील्ड पर जोरदार वार करके उसे भी गिरा दिया। इसी बीच एक घबराए हुए गार्ड ने अपनी बंदूक निकाल ली। बस फिर क्या था, माहौल एक पल में बेकाबू हो गया। लुटेरों ने बिना समय गंवाए फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। उसी समय लुटेरों के एक साथी ने चेतावनी दी कि पुलिस 30 सेकंड से भी कम समय में पहुंचने वाली है। लुटेरों ने तेजी से गाड़ी का पिछला हिस्सा खोला। अंदर मौजूद गार्ड बाहर निकल आए, लेकिन उनके पास भागने का मौका नहीं था क्योंकि पुलिस के सायरन अब साफ सुनाई देने लगे थे। स्थिति बिगड़ती देखकर लुटेरों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही पहली पुलिस गाड़ी वहां पहुंची उन्होंने उस पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। कुछ ही पलों में कई पुलिस वाहन गोलियों से छल्ली हो गए। दोनों तरफ से जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हो गई। गोलियां लगातार चल रही थीं। कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए और कुछ अपनी जान भी गंवा बैठे। लुटेरे पूरी तैयारी के साथ आए थे, इसी वजह से पुलिस उनके करीब तक नहीं पहुंच पा रही थी। फायरिंग के बीच एक लुटेरे को गोली लग गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। अपने साथी को घायल देखकर बाकी लुटेरे भड़क उठे। उन्होंने और भी आक्रामक तरीके से जवाब देना शुरू कर दिया। जब उन्हें लगा कि अब निकलने का समय आ गया है तो उन्होंने स्मोक ग्रेनेड फेंक दिए। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धुएं से भर गया। इस मौके का फायदा उठाकर वे आर्मर्ड ट्रक लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस चाहकर भी उनका पीछा नहीं कर सकी। आखिरकार सभी लुटेरे सुरक्षित अपने ठिकाने पर पहुंच गए, लेकिन उनका लीडर मेसमैन इस सफलता से खुश नहीं था क्योंकि इस ऑपरेशन में कई पुलिस अधिकारी मारे गए थे और अमेरिका में पुलिस कर्मियों की मौत कोई छोटी बात नहीं होती। उसे पता था कि अब पूरी पुलिस फोर्स उनके पीछे पड़ने वाली है। अगले दिन डिटेक्टिव माइक क्राइम सीन पर पहुंचा। माइक अपने पुलिस स्टेशन का सबसे खतरनाक और काबिल जासूस माना जाता था। उसकी पहचान सिर्फ मुश्किल केस सुलझाने के लिए नहीं थी बल्कि उसके गुस्सैल और घमंडी स्वभाव के लिए भी थी। उस दिन उसका मूड पहले से ही बहुत खराब था। सुबह उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर वापस चली गई थी। अब माइक के पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचा था और अनजाने में ये लुटेरे उसके निशाने पर आ चुके थे। क्राइम सीन की जांच करते हुए माइक को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। इतनी बड़ी गोलीबारी और कई पुलिस वालों की मौत सिर्फ एक खाली आर्मर्ड ट्रक के लिए क्यों हुई? ये बात किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं लग रही थी। यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। उसने तुरंत अपनी टीम की मीटिंग बुलाई। सभी पुराने अपराधियों और हाल ही में जेल से छूटे लोगों की फाइलें खंगाली जाने लगी। इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आया, मेसमैन, एक पेशेवर लुटेरा जिसे कुछ महीने पहले ही रिहा किया गया था। लेकिन मेसमैन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता उसका साथी डॉनी था। माइक सीधे उस बार में पहुंचा जहां डॉनी अक्सर समय बिताता था। उसने खुद को एक आम ग्राहक की तरह पेश किया और धीरे धीरे बातचीत शुरू कर दी। कुछ देर बात करने के बाद माइक को महसूस हुआ कि डॉनी कुछ छिपा रहा है। उसकी हर हरकत शक पैदा कर रही थी, इसलिए माइक ने उसका पीछा जारी रखा। जब डॉनी अपनी शिफ्ट खत्म करके घर पहुंचा तब भी माइक की नजरें उस पर थीं। अगली सुबह जब डॉनी की आंख खुली तो उसका सिर बुरी तरह घूम रहा था। उसका पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ महसूस हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला। चारों तरफ खाली शराब की बोतलें बिखरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर कोई बेकाबू पार्टी चली हो। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब उसने सामने माइक और उसके
उसके भारी भरकम साथियों को खड़ा देखा। डॉनी तुरंत समझ गया कि वह मुसीबत में फंस चुका है। जो आगे हुआ वह कोई साधारण पूछताछ नहीं थी, ये सीधी धमकी और मानसिक दबाव का खेल था। डॉनी अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाया था कि माइक ने उसके सामने कुछ तस्वीरें फेंक दी। उसने बिना समय गंवाए सीधे सवाल पूछने शुरू कर दिए। वह मेसमैन और उसके प्लान के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। शुरुआत में डॉनी लगातार यही कहता रहा कि पुलिस गलत आदमी के पीछे पड़ी है, लेकिन माइक उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने साफ कर दिया कि वह जवाब लेकर ही जाएगा। धीरे धीरे दबाव बढ़ता गया। आखिरकार डॉनी टूटने लगा। सुबह होने तक उसने सारी जानकारी उगल दी। डॉनी ने बताया कि करीब 2 महीने पहले मेसमैन ने उससे संपर्क किया था। उसे डॉनी की शानदार ड्राइविंग स्किल्स के बारे में पता चला था। मेसमैन की टीम को एक ऐसे ड्राइवर की जरूरत थी जो किसी भी हालात में गाड़ी निकाल सके। डॉनी ने बार बार कहा कि उसका काम सिर्फ गाड़ी चलाना था। उसे असली प्लान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। माइक उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि डॉनी शायद सच बोल रहा है, इसलिए उसने उसे फिलहाल जाने दिया, लेकिन जाते जाते एक चेतावनी भी दे दी। जरूरत पड़ने पर वह उसे फिर से बुलाएगा। डॉनी के जाने के बाद माइक अकेला बैठकर सारी कड़ियां जोड़ने लगा। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक संभावना आई। अगर लुटेरों ने खाली आर्मर्ड ट्रक चुराया था तो उसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था। वे किसी बहुत बड़े निशाने की तैयारी कर रहे थे, और वह निशाना शायद फेडरल रिजर्व बैंक था, दुनिया का सबसे सुरक्षित बैंक। एक ऐसा बैंक जिसे आज तक कोई सफलतापूर्वक लूट नहीं पाया था। बैंक के चारों तरफ बेहद एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ था। हर सड़क कैमरों और सेंसरों से निगरानी में रहती थी। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा देर तक आसपास रुकता तो पुलिस तुरंत उसकी पहचान की जांच शुरू कर देती। बैंक के अंदर अरबों डॉलर की नकदी मौजूद थी। हर नोट का रिकॉर्ड सरकारी डेटाबेस में सुरक्षित रखा जाता था। अगर एक भी नोट गायब हो जाता तो जांच एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो जाती। यही वजह थी कि पूरी दुनिया इस बैंक को इम्पेनेट्रेबल मानती थी। लेकिन माइक जानता था कि अगर कोई इंसान इस नामुमकिन काम की कोशिश कर सकता है तो वह मेसमैन ही था, और अब असली खेल शुरू होने वाला था। मेसमैन की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फेडरल रिजर्व जैसे बैंक को लूटना ही लगभग नामुमकिन था, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह था कि अगर वे पैसे चुरा भी लेते तो उन्हें खर्च कैसे करते। बैंक के हर नए नोट का रिकॉर्ड सरकार के पास मौजूद था। ऐसे नोटों को बाजार में चलाना लगभग असंभव था। मेसमैन ने सबके चेहरे देखे और हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने अपने असली प्लान के बारे में बताया। उसने कहा कि उनका निशाना नए नोट नहीं है, वे उन पुराने नोटों को चुराने वाले हैं जिन्हें बैंक हर दिन नष्ट करता है। हर दिन बैंक लाखों डॉलर के पुराने और खराब नोटों को अलग करता था। उन नोटों के सीरियल नंबर पहले ही सरकारी रिकॉर्ड से हटा दिए जाते थे। उसके बाद उन्हें श्रेडर मशीन में डालकर हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाता था। यही मेसमैन की पूरी योजना थी। अगर वे इन नोटों को नष्ट होने से पहले चुरा लेते हैं तो सरकार कभी उनका पता नहीं लगा पाती। ये पैसा पूरी तरह से काला धन बन जाता, और हर दिन नष्ट होने वाले ऐसे नोटों की कीमत सैकड़ों मिलियन डॉलर तक पहुंचती थी। उधर माइक भी लगातार जांच में लगा हुआ था। गहराई से जांच करने पर उसे एक दिलचस्प बात पता चली। मेसमैन की टीम के लगभग सभी लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। वे सभी कभी एक ही फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी रह चुके थे। सिर्फ यही नहीं, उनमें से ज्यादातर लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी था। माइक ने पिछले कई सालों की अनसुलझी बैंक डकैतियों की फाइलें खंगाली। धीरे धीरे सारी तस्वीर साफ होने लगी। उसे पूरा यकीन हो गया कि उनका असली निशाना लॉस एंजल्स का फेडरल रिजर्व बैंक ही है। इसके बाद माइक और उसकी टीम ने बैंक के आसपास निगरानी बढ़ा दी। कई गुप्त सर्विलांस पॉइंट बनाए गए। कुछ ही दिनों बाद उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने डॉनी को एक लंच बॉक्स लेकर बैंक के अंदर जाते हुए देख लिया। अब माइक को पूरा यकीन हो गया कि डॉनी उससे कुछ छिपा रहा है, इसलिए उसने एक बार फिर उसका पीछा शुरू कर दिया। उस शाम डॉनी अपने साथियों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। माइक भी वहाँ पहुँच गया। वह जानबूझकर डॉनी के पास गया और उससे ऐसे बात करने लगा जैसे दोनों बहुत पुराने परिचित हों। माइक का मकसद साफ था। वह देखना चाहता था कि डॉनी और उसके साथी कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। ये पूरा दृश्य मेसमैन दूर से देख रहा था। उसने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि उसके मन में शक पैदा हो चुका है। रेस्टोरेंट से वापस लौटने के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। ठिकाने पर पहले से ही कुछ तैयारी की जा चुकी थी। फर्श पर नई प्लास्टिक शीट बिछा दी गई थी। एक आदमी किसी केमिकल पाउडर की तैयारी कर रहा था। सब कुछ देखकर साफ समझ आ रहा था कि अगर डॉनी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया तो उसकी मौत तय थी। कुछ देर बाद मेसमैन ने डॉनी को अपने सामने बुलाया। डॉनी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मेसमैन ने उससे पूछा कि पुलिस उसके पास क्यों आई थी। डॉनी ने घबराते हुए जवाब दिया कि उसका पुलिस से कोई संबंध नहीं है। उसने कहा कि माइक खुद उसके पास आया था और उसने उसे कोई जानकारी नहीं दी। मेसमैन उसकी आंखों में देखकर सच जानने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने सीधा सवाल किया, उन्हें कितना पता है? डॉनी के पास झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। उसने कहा कि पुलिस को ज्यादा कुछ नहीं मालूम, वे सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। अचानक मेसमैन ने अपनी बंदूक निकाल ली। डॉनी का दिल जैसे रुक गया, लेकिन मेसमैन सिर्फ उसके चेहरे के भाव पढ़ रहा था। डॉनी का डर देखकर उसे यकीन हो गया कि वह सच बोल रहा है। अब मेसमैन ने अपना अगला कदम उठाया। उसने डॉनी को एक नया संदेश देने का आदेश दिया। उसे माइक के पास जाकर बताना था कि उनकी टीम शुक्रवार को एक छोटे लोकल बैंक को लूटने वाली है। असल में यह एक जाल था। मेसमैन पुलिस को गलत दिशा में भेजना चाहता था। डॉनी के पास मना करने का कोई विकल्प नहीं था। वह जानता था कि अगर उसने आदेश नहीं माना तो वह जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने वही किया जो उससे कहा गया था। कुछ समय बाद उसने माइक से संपर्क किया और पूरी जानकारी दे दी, लेकिन माइक इतना आसान शिकार
नहीं था। वो जानता था कि इतनी बड़ी गैंग अचानक इतनी आसानी से जानकारी लीक नहीं करेगी। उसे शक था कि कहीं यह एक चाल तो नहीं। सच्चाई पता लगाने के लिए उसने इस बार एक अलग तरीका अपनाने का फैसला किया, और यही फैसला जल्द ही इस खेल को और भी खतरनाक बना देने वाला था। माइक ने सच जानने के लिए एक और रास्ता चुना। उसने मेसमैन की गर्लफ्रेंड से दोस्ती की और धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लिया। कुछ मुलाकातों के बाद वह महिला खुलकर बात करने लगी। उसे लगा कि माइक उसकी मदद करना चाहता है। इसी भरोसे में उसने मेसमैन के प्लान से जुड़ी कई अहम बातें बता दी, लेकिन माइक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब मेसमैन की पहले से बनाई हुई चाल का हिस्सा था। आखिरकार शुक्रवार का दिन आ गया। दोनों तरफ तैयारियां पूरी हो चुकी थी। पुलिस अपने हथियार और रणनीति तैयार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लुटेरे भी अपने मिशन के लिए तैयार बैठे थे। माइक और उसकी टीम छोटे बैंक के आसपास निगरानी कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि आज वे पूरी गैंग को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कुछ देर बाद भारी हथियारों से लैस कई लोग बैंक की तरफ बढ़े। वे सीधे अंदर घुस गए और कुछ ही मिनटों में पूरे बैंक पर कब्जा कर लिया। अंदर जाते ही उन्होंने सभी सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए। इसके बाद सभी ग्राहकों और कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया। मेसमैन ने सबको शांत रहने को कहा। उसने बताया कि उनका मकसद सिर्फ पैसे लेना है। अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो किसी को नुकसान नहीं होगा। फिर उसके आदमियों ने सभी लोगों के मोबाइल फोन इकट्ठा कर ली। बंधकों के हाथ भी कसकर बांध दिए गए। बाहर खड़ा माइक पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए था। वह अभी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। उसकी योजना थी कि जैसे ही लुटेरे पैसे लेकर बाहर निकलेंगे वह पूरी टीम को एक साथ गिरफ्तार कर लेगा। लेकिन तभी हालात बदल गए। मेसमैन ने बैंक मैनेजर को फोन करने के लिए मजबूर किया। उसने मांग रखी कि 1 घंटे के भीतर $10 मिलियन छोटे नोटों में तैयार किए जाएं। साथ ही एक हेलीकॉप्टर भी तैयार रखा जाए। उसने धमकी दी कि अगर उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो हर घंटे एक बंधक की जान जाएगी। उसने यह भी कहा कि कोई पुलिस अधिकारी बैंक के करीब नहीं आएगा और कोई बातचीत करने वाला ऑफिसर भी नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जैसे ही यह कॉल खत्म हुई, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिल गई। माइक ने तुरंत आदेश दिया कि अतिरिक्त पुलिस बल को रोका जाए। उसे डर था कि ज्यादा पुलिस देखकर लुटेरे घबरा सकते हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दूर से सायरनों की आवाज सुनाई देने लगी। माइक गुस्से से कार से बाहर निकला। वह आने वाली टीम को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह स्थानीय पुलिस नहीं थी। ये FBI की टीम थी। उन्होंने माइक की बातों को अनदेखा कर दिया। कुछ ही देर बाद बातचीत करने वाले ऑफिसर ने बैंक में संपर्क करने की कोशिश की। जब लुटेरों को पता चला कि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं, तो उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। इसके बाद अंदर से एक गोली चलने की आवाज आई। बाहर खड़े सभी लोग घबरा गए। उसी समय बैंक की खिड़कियां जोरदार धमाके के साथ टूट गईं। ज्यादातर लोगों को लगा कि लुटेरों ने वॉल्ट तक पहुंचने के लिए विस्फोट किया है, लेकिन माइक को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने शहर का नक्शा निकाला और आसपास की संरचना देखने लगा। तभी उसकी नजर बैंक से जुड़े म्यूनिसिपल वाटर और सीवर सिस्टम पर पड़ी। अचानक उसके दिमाग में पूरी तस्वीर साफ होने लगी। वह तुरंत बैंक की तरफ बढ़ा। अंदर झांकने पर उसने देखा कि लुटेरे वहां मौजूद ही नहीं थे। सिर्फ एक बंधक वहां बैठा हुआ था। माइक सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। तभी उसे बाथरूम की तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि जिस महिला को पहले ले जाया गया था वह सुरक्षित थी। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। इसी बीच बाकी पुलिस अधिकारी भी बैंक के अंदर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि माइक फर्श में बने एक बड़े छेद के अंदर उतर रहा है। जांच करने पर पता चला कि यह सुरंग बैंक के वॉल्ट तक नहीं जाती थी। ये सीधे शहर के सीवर सिस्टम से जुड़ी हुई थी और उसका निकास एक बेहद महत्वपूर्ण जगह के पास खुलता था, फेडरल रिजर्व बैंक के पास। उधर मेसमैन अपनी असली योजना पर काम शुरू कर चुका था। वह और उसके साथी कैश ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों के भेष में थे। वे उसी आर्मर्ड ट्रक का इस्तेमाल कर रहे थे जिसे पहले चुराया गया था। ट्रक को नए रंग और पहचान के साथ तैयार किया गया था। अब वह बिल्कुल असली सरकारी ट्रक जैसा दिख रहा था। उनके नकली दस्तावेज भी इतने असली लग रहे थे कि किसी को शक नहीं हुआ। सुरक्षा जांच पार करके वे आसानी से फेडरल रिजर्व बैंक के अंदर पहुंच गए। ट्रक में वही नकदी रखी गई थी जिसे उन्होंने पहले हासिल किया था। उसी नकदी को दिखाकर उन्होंने सुरक्षा कर्मचारियों का भरोसा जीत लिया। कैश को सीधे काउंटिंग रूम में भेज दिया गया। उसी समय उनका एक और साथी नगर निगम के कर्मचारी का भेष बनाकर बैंक में दाखिल हुआ। अब उनकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू हो चुका था और तभी अचानक पूरे काउंटिंग रूम की बिजली चली गई। कुछ सेकंड के लिए वहां अंधेरा छा गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी अंधेरे का फायदा उठाकर मेसमैन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला था। बिजली जाते ही बैंक के गार्ड सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत सभी कर्मचारियों को आदेश दिया कि काउंटिंग मशीनों पर रखा पैसा सुरक्षित कर दिया जाए। हालांकि बैंक के पास बैकअप पावर सिस्टम मौजूद था, इसलिए उन्हें पता था कि अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला। लेकिन मेसमैन की टीम के लिए यही कुछ मिनट सबसे कीमती थे। मौका मिलते ही मेसमैन ने अपने साथियों को कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया। उसी समय कैश कंटेनर में छिपा डॉनी बाहर निकल आया। उसने तुरंत एक खास डिवाइस निकाली और काउंटिंग रूम के सर्विलांस सिस्टम में दखल देना शुरू कर दिया। उनकी योजना बेहद चालाक थी। वे उन पुराने नोटों को चुराने वाले थे जिन्हें बाद में नष्ट किया जाना था। डॉनी तेजी से नोटों को काले कचरे के बैग में भरने लगा। फिर उन बैगों को सामान्य कूड़े की तरह डस्टबिन में डाल दिया गया। लेकिन तभी एक नई समस्या खड़ी हो गई। गार्ड को पता चल गया कि सर्विलांस सिस्टम में गड़बड़ी है। उसने तुरंत कर्मचारियों को वापस बुलाकर दोबारा गिनती शुरू करने का आदेश दिया। अब डॉनी के पास बहुत कम समय बचा था। जितना हो सके उतना पैसा छिपाने के बाद वह जल्दी से वेंटिलेशन डक्ट में घुस गया। कुछ ही सेकंड बाद कर्मचारी वापस कमरे में पहुंच गए।
गए। इधर मेसमैन के साथियों ने बिजली की समस्या भी ठीक कर दी। सब कुछ सामान्य दिखाई देने लगा। काउंटिंग रूम में काम फिर से शुरू हो गया। एक कर्मचारी को कैश कंटेनर थोड़ा छोटा और असामान्य लगा, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोनों कर्मचारी नियम के अनुसार पैसे गिनते रहे। उन्हें लगा कि कुछ रकम कम हो सकती है, लेकिन आखिर में कुल रकम रिकॉर्ड से मेल खा रही थी, इसलिए किसी को कोई शक नहीं हुआ। इसके बाद मेसमैन और उसके साथियों ने जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपना काम पूरा किया और आराम से बैंक से बाहर निकल गए। उधर डस्टबिन में भरे काले बैग अब कचरे के साथ बाहर भेजे जा चुके थे। कुछ देर बाद पूरा कचरा एक गार्बेज ट्रक में लाद दिया गया। इसी दौरान डॉनी वेंटिलेशन डक्ट से निकलकर रेस्टरूम पहुंचा। वहां उसने पहले से छिपाया गया डिलीवरी बॉक्स निकाला, फिर खुद को एक साधारण डिलीवरी मैन की तरह पेश करते हुए बाहर निकलने लगा। लगभग सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन बाहर निकलते समय सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें डॉनी के प्रवेश का सही सिग्नेचर नहीं मिला। कुछ सेकंड के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन डॉनी वहां पहले भी कई बार दिखाई दे चुका था। गार्ड उसे पहचानता था, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और उसे जाने दिया। उधर कचरा ट्रक तय रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। जब वह एक चौराहे पर पहुंचा तो कुछ अजीब हुआ। दो ड्राइवरों ने एक दूसरे को इशारा किया और अगले ही पल दोनों गाड़ियों ने अपना रास्ता बदल लिया। ये मेसमैन की असली योजना का हिस्सा था, लेकिन मेसमैन को खुद भी इस बदलाव की पूरी जानकारी नहीं थी। जब उसे ट्रक दिखाई दिया तो उसने तुरंत उसे रोक लिया। समय बहुत कम था, इसलिए उन्होंने बैग खोलकर जांच करने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने पूरा कचरा ट्रक ही अपने कब्जे में ले लिया। उन्हें पूरा यकीन था कि करोड़ों डॉलर अब उनके हाथ लग चुके हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खेल अभी बाकी था। इसी बीच माइक लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। वो अपनी कार से उनका पीछा कर रहा था। तभी उसकी नजर सड़क पर चलते डॉनी पर पड़ी। माइक ने बिना समय गंवाए उसे पकड़ लिया। वह उसे जबरदस्ती अपनी कार में ले गया। डॉनी पहले ही दबाव में था, अब वह और ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका। कुछ देर बाद उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दी। उसने बताया कि मेसमैन और उसकी टीम कचरा स्टेशन की तरफ जा रही है। माइक को अब दिशा मिल चुकी थी, लेकिन उसी समय गैंग के एक निगरानीकर्ता ने डॉनी की गिरफ्तारी देख ली। उसने तुरंत मेसमैन को खबर दे दी। अब दोनों पक्ष समझ चुके थे कि खेल अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। मेसमैन और उसके साथी जल्दबाजी में सारे काले बैग अपनी गाड़ियों में भरने लगे। उनके पास यह देखने का समय नहीं था कि बैगों में वास्तव में क्या है। उधर माइक अपनी टीम के साथ कचरा स्टेशन पहुंच चुका था। जैसे ही उसने मेसमैन और उसके साथियों को बाहर निकलते देखा, उसने तुरंत पीछा शुरू कर दिया। गाड़ियां तेज रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ने लगीं, लेकिन तभी उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया। वे सीधे शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक में फंस गए। अब शुरू होने वाला था पूरी फिल्म का सबसे खतरनाक और रोमांचक पीछा, जहां एक तरफ था करोड़ों डॉलर का सपना और दूसरी तरफ था माइक, जो किसी भी कीमत पर मेसमैन को भागने नहीं देना चाहता था। सड़क पर भारी ट्रैफिक लगा हुआ था। चारों तरफ गाड़ियां फंसी हुई थी। मेसमैन समझ गया कि अगर वे ज्यादा देर तक यहाँ रुके रहे तो पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेगी। उसने तुरंत अपने सभी आदमियों को हथियार तैयार रखने का आदेश दिया। अब भागने का नहीं, लड़ने का समय आ चुका था। उधर माइक ने भी अपनी टीम को निर्देश दिया। उसने कहा कि बेवजह गोलियां न चलाई जाएं। ज्यादातर लुटेरे बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, इसलिए उन्हें शरीर के खुले हिस्सों पर निशाना लगाना होगा। कुछ ही पलों बाद दोनों पक्ष आमने सामने थे। माइक और उसके आदमी गाड़ियों से बाहर निकले और सावधानी से आगे बढ़ने लगे। उसी समय मेसमैन ने रियर व्यू मिरर में पुलिस को आते देख लिया। उसने अपने साथी से M249 मशीन गन ली और उसे कार के ऊपर जमा दिया। अगले ही पल सड़कों पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। लॉस एंजल्स की व्यस्त सड़कें अचानक युद्ध के मैदान में बदल गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। माइक और उसकी टीम लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक एक पुलिस अधिकारी गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखकर बाकी पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। अपनी मशीन गन की पूरी मैगजीन खाली करने के बाद मेसमैन ने पीछे हटने का आदेश दिया। लुटेरे भागने लगे और पुलिस उनके पीछे दौड़ पड़ी। कुछ समय तक लगातार पीछा और फायरिंग चलती रही। एक एक करके मेसमैन के साथी गिरते गए। आखिर में उसकी तरफ सिर्फ 2 लोग बचे। फिर कुछ ही देर बाद उसका आखिरी साथी भी लड़ाई से बाहर हो गया। अब मैदान में सिर्फ 2 लोग रह गए थे, माइक और मेसमैन। माइक लगातार उसका पीछा कर रहा था। दोनों के बीच दूरी कम होती जा रही थी। भागते भागते मेसमैन पत्थरों के एक बड़े ढेर के पास पहुंच गया। उसने वहीं कवर लिया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली माइक के हाथ में लगी। उसका हाथ घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दर्द के बावजूद वह आगे बढ़ता रहा। मेसमैन ने फिर से अपनी बंदूक भरी और कवर के पीछे से लगातार गोलियां चलाता रहा। कुछ देर के लिए माइक भी रुक गया। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी मेसमैन एक लोहे की बाड़ पार करने के लिए उछला। बस यही वह मौका था जिसका माइक इंतजार कर रहा था। उसने तुरंत निशाना साधा और कई गोलियां चला दी। मेसमैन के सीने में गोली लगी। वह लड़खड़ाता हुआ पास खड़ी एक कार के पीछे गिर पड़ा, लेकिन अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। माइक दूसरी तरफ से बाड़ पार करके उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही मेसमैन ने हलचल महसूस की, उसने फिर से गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन इस बार उसकी किस्मत साथ नहीं थी। कुछ ही सेकंड में उसकी बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो गईं। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह जल्दी जल्दी नई मैगजीन ढूंढने लगा। उसे जो मैगजीन मिली, उसने किसी तरह उसे तैयार करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने अपने सारे सामान की जांच की तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई और गोलियां नहीं बची हैं। अब वह पूरी तरह घिर चुका था। हताश होकर उसने एक आखिरी चाल चली। उसने अपनी पिस्तौल में खाली मैगजीन लगाई और ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसके पास अभी भी गोलियां मौजूद हों। जैसे ही माइक उसके करीब पहुंचा, मेसमैन ने अचानक बंदूक उठाई।
माइक ने खतरा महसूस किया और अगले ही पल गोली चल गई। मेसमैन वहीं ढेर हो गया। उसकी कहानी आखिरकार खत्म हो चुकी थी। कई सालों से कानून को चुनौती देने वाला ये मास्टरमाइंड आखिरकार हार चुका था। घायल माइक धीरे धीरे वापस पुलिस की गाड़ियों की तरफ लौटा, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे एक और झटका लगा। डॉनी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर पहले तक वह वहीं मौजूद था, अब वह गायब हो चुका था। माइक को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसने जल्दी से पास रखा काला कचरे का बैग खोला, लेकिन अंदर देखकर उसके होश उड़ गए। बैग में पैसे नहीं थे, उसके अंदर सिर्फ कटी हुई रद्दी कागज की पट्टियां भरी हुई थी। यानी जिस खजाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया था वह कहीं और जा चुका था। मेसमैन मर चुका था, लेकिन उसका असली प्लान शायद आखिरी पल तक किसी की समझ में नहीं आया और करोड़ों डॉलर का वह रहस्यमय पैसा अब भी गायब था। यहीं पर कहानी एक चौंकाने वाले सवाल के साथ खत्म होती है। क्या मेसमैन सच में हार गया था या फिर उसने मरने से पहले भी सबको मात दे दी थी? माइक पूरी तरह टूट चुका था। उसने इस केस को सुलझाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, लेकिन आखिर में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। मेसमैन मर चुका था, पैसे गायब थे और डॉनी भी कहीं नहीं मिल रहा था। थका हुआ और निराश माइक उसी बार में लौट आया जहाँ से यह पूरा मामला शुरू हुआ था। वह सिर्फ एक ड्रिंक पीकर अपना दिमाग शांत करना चाहता था। बार के अंदर बैठते हुए उसकी नजर अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। ये एक स्थानीय फुटबॉल टीम की ग्रुप फोटो थी। शुरुआत में उसे इसमें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे वह तस्वीर को ध्यान से देखने लगा उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। तस्वीर में मेसमैन की टीम के लगभग सभी सदस्य मौजूद थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कुछ और थी। बीच में खड़ा हुआ व्यक्ति डॉनी था और उसके आसपास खड़े लोग सिर्फ उसके दोस्त नहीं थे। उनमें फेडरल रिजर्व के कचरा ट्रक ड्राइवर भी थे, सुरक्षा कर्मचारी भी थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका बैंक से सीधा संबंध था। अचानक माइक को कई पुरानी बातें याद आने लगीं। उसे याद आया कि फेडरल रिजर्व के कई कर्मचारी अक्सर इसी बार में आते थे। डॉनी हमेशा उनके बीच बैठा दिखाई देता था। उसी पल उसके दिमाग में सारी बिखरी हुई कड़ियां जुड़ गईं। सच्चाई अब उसके सामने थी। डॉनी कोई साधारण ड्राइवर नहीं था और न ही वह सिर्फ मेसमैन का आदमी था। असल में इस पूरी चोरी का असली मास्टरमाइंड वही था। सालों से वह चुपचाप अपनी योजना तैयार कर रहा था। बार में काम करते हुए उसने बैंक कर्मचारियों से दोस्ती की, उनसे जानकारी हासिल की, फेडरल रिजर्व की सुरक्षा व्यवस्था को समझा और अपने डिलीवरी के काम का इस्तेमाल करके बैंक की अंदरूनी गतिविधियों पर नजर रखी। जब उसकी योजना पूरी तरह तैयार हो गई तब उसे सिर्फ एक चीज की जरूरत थी, एक ऐसी टीम जो पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, और इसके लिए उसने मेसमैन को चुना। डॉनी अच्छी तरह जानता था कि मेसमैन एम्बिशियस है, उसे बड़े बड़े प्लान पसंद हैं। वह यह भी जानता था कि माइक जैसा पुलिस अधिकारी किसी भी कीमत पर मेसमैन का पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। मेसमैन को लगा कि वह सबसे बड़ा खिलाड़ी है, माइक को लगा कि वह सबसे चालाक जासूस है, लेकिन असली खेल कोई और खेल रहा था। जब पूरी दुनिया मेसमैन और उसकी गैंग पर नजर रख रही थी तब डॉनी चुपचाप अपनी असली योजना को अंजाम दे रहा था। उसने चोरी की रकम को सीधे बैगों में नहीं रखा, बल्कि उसे बेहद चालाकी से ट्रकों के टायरों के अंदर छिपाकर बाहर निकलवा दिया। इस तरह किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। आखिर में क्या हुआ? मेसमैन मर गया। उसके ज्यादातर साथी या तो गिरफ्तार हो गए या मारे गए। माइक ने केस तो सुलझा लिया, लेकिन वह असली अपराधी को पकड़ नहीं पाया और डॉनी करोड़ों डॉलर लेकर हमेशा के लिए गायब हो गया। कहानी के आखिर में डॉनी एक बार में आराम से बैठा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है। वह बिल्कुल निश्चिंत दिखाई देता है, जैसे उसके लिए ये सब सिर्फ एक खेल था। वह आराम से अपनी बियर मंगाता है और अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाता है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है और दर्शकों को एहसास होता है कि जिस आदमी को पूरी फिल्म में सबसे कम महत्व दिया गया था वही आखिर में सबको मात देकर असली विजेता बन गया। और यही इस फिल्म को इतना यादगार बनाता है। अगर आपको ऐसी स्मार्ट क्राइम थ्रिलर फिल्में पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।